अस्सलाम वालेकुम जी। मुअज़्ज़ज़ नुमान मज़ीरक साहब आपकी खिदमत में आज फिर हाज़िर हैं चैप्टर 13 के आखिरी आर्टिकल के साथ। गला ज़रा घुटा जा रहा है, ठीक नहीं हो रहा। लो जी, हाँ जी, तो बेटा जी आज हम डिस्कस करने वाले हैं जी पोटेंशियोमीटर। ये जनाब दो अल्फाज से मिलकर बना है। पोटेंशियल प्लस मीटर इज इक्वल टू पोटेंशियोमीटर। नाम से ही जाहिर है जनाब क्या करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये पोटेंशियल मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए, वोल्टेज मेजर करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है। जनाब अली, पोटेंशियल मेजर करने के लिए कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल होते हैं। इनमें से जनाब जो वक्तन फ़वक्तन हम इस्तेमाल करते रहेंगे ये पोटेंशियोमीटर, एनालॉग वोल्ट मीटर, डिजिटल वोल्ट मीटर और CRO। ये कम से कम 4 ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो वक्तन फ़वक्तन हम इस्तेमाल करते हैं या कर सकते हैं पोटेंशियल मेजर करने के लिए। जनाब इनमें से हम डिस्कस करने वाले हैं आज कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस लिहाज से ज़्यादा बेहतर है और किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या खसूसियात होना चाहिए। ऐसा है जी कि इन सब में से ये है कि आपने वक्तन फ़वक्तन कहाँ देखे होंगे। पोटेंशियोमीटर शायद आपने पहले ना देखा हो, हमारे सिलेबस में प्रैक्टिकल भी है, उसमें हम पोटेंशियोमीटर इस्तेमाल करके पोटेंशियल मेजर करेंगे। तरीका हम आज डिस्कस करने वाले हैं। जनाब ये स्लाइड वायर ब्रिज की तरह, स्लाइड वायर ब्रिज का भी प्रैक्टिकल है हमारे सिलेबस में। स्लाइड वायर ब्रिज की तरह ये एक लंबा बोर्ड होगा, फट्टा सा होगा, इस पे तारें लगी हुई होंगी। और एनालॉग वोल्ट मीटर सुई वाला होता है, उसमें आप प्रोब्स, उसकी जो तारें होती हैं, 2 टांगे, किसी मैकेनिक के पास शायद आपने देखा हो, हमारे पास है लेकिन अगले चैप्टर में आपको दिखाएंगे। तो जनाब आप सॉकेट में लगाएंगे या उन 2 पॉइंट्स पे लगाएंगे जिनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। नीडल में डिफ्लेक्शन होगी। ये गैल्वेनोमीटर को मॉडिफाई करके बनाया हुआ होता है। डिजिटल वोल्ट मीटर आपने अक्सर आजकल घरों में देखे होंगे, पैनल मीटर लगे होते हैं जहाँ पे मेन बोर्ड है, ब्रेकर लगे होते हैं, वहाँ पे वोल्टेज लिख के आते हैं। डिजिटल वोल्ट मीटर वो होता है, आजकल मैकेनिक मिस्त्री लोग भी, इलेक्ट्रीशियन भी ज़्यादातर यही इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जनाब CRO, ये आपने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है, अब हम नेक्स्ट चैप्टर में फिर पढ़ने वाले हैं, फिर आपको डेमोन्स्ट्रेशन भी देंगे। तो जनाब ये मुख्तलिफ पोटेंशियल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो वक्तन फ़वक्तन आप इस्तेमाल करते हैं या कर सकते हैं। इनमें से सबसे बेहतर कौन सा पोटेंशियोमीटर है, सबसे बेहतर कौन सा पोटेंशियल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, सबसे अच्छा पोटेंशियल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, डिपेंड करता है कि ये अपना काम किस तरह से कर रहा है और क्या ये अपना काम बेहतर करता है कि नहीं करता। तो जनाब पहले मरहले में तो आज हम अभी डिस्कस करने वाले हैं कि पोटेंशियल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है और इसे सर्किट में कैसे लगाते हैं कि ये मेजर कर सके पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। और फिर हम डिस्कस करेंगे कि इनमें से सबसे अच्छा, सबसे बेहतर पोटेंशियल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कौन सा है। तो जनाब ये आपके सामने एक सिंपल सर्किट बनाया हुआ है। बैटरी की EMF है E, रेजिस्टेंस है जनाब वाली सर्किट की, ये जो रेजिस्टेंस है जनाब R। आप इन 2 पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाहते हैं, ऐसे करके देखिए जी। पोटेंशियल जब आप मेजर करेंगे, हमारी बात पहले हो चुकी है किसी लेक्चर में कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन द 2 पॉइंट्स अलोंग द सर्किट, करंट होता है थ्रू द सर्किट। इस रेजिस्टेंस में से गुजरने वाला करंट है और इस रेजिस्टेंस के क्रॉस हमने पोटेंशियल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगाना है। तो आपने पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान में। तो आपको उस पोटेंशियल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की 2 तारों में से, 2 प्रोब्स में से, प्रोब का लफ्ज हम लिखते हैं, 2 प्रोब्स में से एक लगाना होगी यहाँ पे, एक लगाना होगी यहाँ पे, तब ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। तो जब आप पोटेंशियल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की प्रोब एक यहाँ पे लगाएंगे, एक यहाँ पे लगाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को चूंकि V से लिखते हैं, तो पोटेंशियल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जिसे आमतौर पे वोल्ट मीटर कहते हैं, ये V से लिखते हैं, ये सैंपल होता है। मुअज़्ज़ज़ खातिनो हजरात, आप एक पोटेंशियल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को यानी वोल्ट मीटर को सर्किट में
कैसे लगाएंगे जनाब, इसका एक सिरा यहाँ पे लगाएंगे, एक सिरा यहाँ पे लगाएंगे, और पहले इसके लगाने से पहले सारे का सारा करंट यहाँ रेजिस्टेंस से गुजरता था। अब करंट को एक अल्टरनेट पाथ भी मिल गया है। तो जब करंट के रास्ते जुदा हो जाते हैं, रास्ते एक से ज्यादा हो जाते हैं, ये कहलाता है बेटा जी पैरेलल कॉम्बिनेशन। पोटेंशियल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट विल बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद द सर्किट। पोटेंशियल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट विल बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद द सर्किट। सर्किट में जनाब ये पैरेलल तरीके से लगाया जाएगा, ये पैरेलल तरीके से जोड़ा जाएगा सर्किट में। तो आपने पैरेलल लगा दिया, लेकिन इससे मसला क्या होगा? मसला ये होगा, देखिए जी यहाँ पे ये पहले, यहाँ पे अभी मैं नहीं लगाता, चलिए अभी फिलहाल रेजिस्टेंस आर है, करंट गुजर रहा है आई सर्किट से, ओके जी, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? V दैट इज इक्वल टू आई आर। ठीक है ना, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये कितना होगा? V इज इक्वल टू आई आर होगा। तो जनाब अब जब आपने सारे का सारा करंट यहाँ रेजिस्टेंस से गुजर रहा है, रेजिस्टेंस की वैल्यू R है, पोटेंशियल डिफरेंस V है, जब आपने पोटेंशियल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगाया, अब करंट को एक अल्टरनेट पाथ मिल गया, तो करंट का कुछ हिस्सा यहां से गुजर गया, करंट का एक हिस्सा जब यहां से गुजर गया, तो यहां से गुजरने वाले करंट में क्या आया जी? कमी आ गई। इसका मतलब ये है कि अब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? थोड़ा सा ड्रॉप होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्योंकि इसमें से गुजरने वाला करंट थोड़ा सा कम हो गया है और कुछ करंट यहां से आ गया है। नतीजा क्या होगा? ये दोनों पैरेलल हैं, इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, लेकिन इसके लगाने की वजह से यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा सा कम होना चाहिए, हो जाएगा। नतीजा क्या होगा कि पहले पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा, जब आप पोटेंशियल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यहां पे लगाएंगे तब रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो मेजर किया जा रहा है वो असल से थोड़ी सी कम वैल्यू है, वो सही एक्यूरेटली मेजर ही नहीं कर रहा। जब आप इसे विड्रॉ करेंगे, यहां से उतार लेंगे, यहां पे करंट फिर पूरा हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस फिर पूरा हो जाएगा। ये क्या बात हुई? मेजरमेंट लेते हुए जवाब कम आ गया, जब उतार लेते हैं इंस्ट्रूमेंट तब जवाब ज्यादा हो जाता है, तब पोटेंशियल ज्यादा हो जाता है, इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं तो कम हो जाता है। इसका मतलब है कि मेजरमेंट तो कभी भी ठीक आ ही नहीं सकती, और हो सकता है कि इसकी रेजिस्टेंस सर्किट की रेजिस्टेंस से अगर कम हो, फर्ज करें, तो ज्यादातर करंट यहां से गुजर जाएगा, यहां से गुजरने वाला करंट ही बहुत थोड़ा होगा, तो मेजरमेंट सही नहीं हो सकेगी। पहली शर्त क्या है कि कोई भी पोटेंशियल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ऐसा हो जो सर्किट को डिस्टर्ब ना करे। देखिए अगले चैप्टर में जाके हमने एमीटर भी पढ़ना है। जितने भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, चाहे पोटेंशियल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, चाहे करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का बुनियादी फर्ज क्या है कि वो सर्किट को डिस्टर्ब ना करे। क्लास हो रही है, टीचर पढ़ा रहे हैं, बाहर से एक बंदा आके बैठ गया, वो सिर्फ चेक करने आया है कि क्या हो रहा है, लेकिन वो चेक करने की बजाय बीच में टांग डालना शुरू कर दे, बोलना शुरू कर दे, सवाल पूछना शुरू कर दे, इसका मतलब है कि वो डिस्टर्ब कर रहा है। बाहर में जाके कहेगा जी वहां तो सवाल ही बहुत पूछते हैं, वहां तो लेक्चर के दौरान बातें ही बहुत होती हैं, वो भाजी आप ही थे जो बातें करने वाले थे, और तो कोई कर ही नहीं रहा था। तो इट इज नेसेसरी कि कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सर्किट को डिस्टर्ब ना करे, पहला असूल है। अब ये सर्किट को डिस्टर्ब ना करे, ये क्यों डिस्टर्ब कर रहा है? ये सर्किट से कुछ करंट ले रहा था, तो इससे करंट नहीं लेना चाहिए, इसने करंट का क्या करना है? इसे मेजर करना चाहिए। अब मसला ये है कि जब आप इसको लगाएंगे कुछ ना कुछ करंट तो यहां से गुजरेगा ना, ये सर्किट को डिस्टर्ब ना करे, सर्किट से जितना करंट गुजर रहा है गुजरता रहने दे, कोई करंट इसमें से ना गुजरे, ये सर्किट से कोई भी करंट ड्रा ना करे। एक आइडियल पोटेंशियल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, एन आइडियल, मैंने लिख के फौरन रेज कर देना है, नोट कर लीजिएगा, एन आइडियल पोटेंशियल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट शुड हैव, कितनी रेजिस्टेंस होनी चाहिए जनाब इसकी? एक आइडियल पोटेंशियल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की रेजिस्टेंस इनफिनिट होनी चाहिए। क्यों भला? इसलिए नहीं कि हमें लाजमी इनफिनिट रेजिस्टेंस चाहिए, इसलिए कि चूंकि इसने पैरेलल लगना है सर्किट में,
कि ताकि ये कोई भी करंट सो दैट इट मस्ट नॉट ड्रा एनी करंट फ्रॉम द सर्किट। ताकि ये सर्किट से कोई भी करंट ड्रा ना करे। एक आइडियल पोटेंशियल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की रेजिस्टेंस इन्फिनिट होना चाहिए ताकि ये सर्किट से कोई भी करंट ड्रा ना करे। मुसीबत ये है कि इन्फिनिट रेजिस्टेंस वाला तो आपको कोई मिलेगा ही नहीं। इन्फिनिट रेजिस्टेंस तो पॉसिबल ही नहीं है। ये कैसे पॉसिबल है किसी की रेजिस्टेंस इन्फिनिट हो जाए? तो ये तो काम खराब है। तो अब आइडियल तो कहीं मिलता ही नहीं, हकीकत में तो गुजारा करना पड़ता, तत्तु थम्बू करना पड़ता है। तो अब क्या करें? तो करना ये है कि चलो इन्फिनिट रेजिस्टेंस ना सही, इस सर्किट की रेजिस्टेंस से तो ज्यादा हो ना। आप कहें जी हमने फिजिक्स उससे पढ़ना है जो आइडियल टीचर हो। तो आइडियल तो जनाब आपको दुनिया में मिलेगा ही नहीं कहीं। ठीक है, अच्छा टीचर मिल जाएगा, बहुत अच्छा मिल जाएगा, जिसे बहुत सारी फिजिक्स आती होगी, ढेर सारी फिजिक्स आती होगी। 100% सारी की सारी तो आनी ही नहीं बेटा किसी को। अगर कोई कहता है तो इसका मतलब है कि उसे कुछ भी नहीं आता। और जिसे कुछ ना कोई थोड़ा सा भी आता है वो कभी भी ये नहीं कहता कि जी मुझे सारा कुछ आता है। कहते हैं जनाब असल इल्म जानने में नहीं है, असल इल्म इस बात में है कि आपको पता हो कि आप क्या नहीं जानते। तो वो तो आइडियल तो आपको मिलना ही नहीं। 100% फिजिक्स जानने वाला तो क्या करे फिर? पढ़े ही ना। नहीं, आप कम से कम ये कोशिश करेंगे कि कोई ऐसा उस्ताद ढूंढें जिसे यार मुझसे तो ज्यादा आती हो। मैं स्टूडेंट हूं, मैंने एक टीचर ढूंढना है तो सारी फिजिक्स ना भी आती हो, जितनी मुझे आती है उससे तो ज्यादा आती हो ना, तभी मैं उसे उस्ताद कह सकूंगा, तभी मैं उससे कुछ ना कुछ सीख सकूंगा। तो काम चले इन्फिनिट रेजिस्टेंस ना भी सही, कम से कम सर्किट की रेजिस्टेंस से तो ज्यादा होनी चाहिए। पता नहीं कैसे कैसे सर्किट से वास्ता पड़े, पता नहीं कैसे कैसे स्टूडेंट से वास्ता पड़े। एहतियातन इल्म अपना तेज रखें। तो एहतियातन हम क्या करते हैं, एक पोटेंशियल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ऐसा रखते हैं जिसकी रेजिस्टेंस वेरी हाई हो। इन्फिनिट तो प्रैक्टिकली नहीं होती, तो वेरी हाई रेजिस्टेंस आमतौर पे होती है पोटेंशियल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की, ताकि वो सर्किट से मिनिमम करंट ड्रा करे। एक आइडियल पोटेंशियल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की रेजिस्टेंस इन्फिनिट होती है। अच्छा, इन्फिनिट रेजिस्टेंस रखने में क्या मसलहत है? असल मकसद, असल टास्क इन्फिनिट रेजिस्टेंस रखना नहीं है। असल टास्क ये है इट मस्ट नॉट ड्रा एनी करंट फ्रॉम द सर्किट। ये सर्किट से कोई भी करंट ड्रा ना करे। उसके लिए हमने एक सिंपल सा तरीका सोचा कि इन्फिनिट रेजिस्टेंस होनी चाहिए। तो आइडियल की रेजिस्टेंस इन्फिनिट होगी, चूंकि होती ही नहीं तो हमने कहा जी कि आइडियल की होती है। अगर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो, देखिए जो एनालॉग वोल्ट मीटर है, ये कोई बहुत अच्छा नहीं है, बहुत अरसे से इस्तेमाल हो रहा था, होता है, लेकिन अब इसका इस्तेमाल कम होता जा रहा है। सॉरी अब इसका इस्तेमाल कम होता जा रहा है वक्त के साथ साथ। काफी ज्यादा रेजिस्टेंस होती है इसकी। डिजिटल वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस भी काफी ज्यादा होती है, बेहतर कैलकुलेशन करता है। सीआरओ बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। इन दोनों की रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होती है, इन्फिनिट तो नहीं लेकिन काफी ज्यादा होती है। सीआरओ इन्फिनिट रेजिस्टेंस नहीं होती, लेकिन इसकी टेक्निक ऐसी है कि ये सर्किट से करंट ड्रा नहीं करता, सर्किट को डिस्टर्ब नहीं करता। अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, बेहतर है, बहुत अच्छा है। और ग्राफ प्लॉटिंग इंस्ट्रूमेंट है, वो ग्राफ बना के देगा, कर्व ड्रा करके देगा, वोल्टेज कैसे हैं, कैसे वेरी हो रहे हैं बाय द पैसेज ऑफ टाइम। लेकिन महंगा है। चाइना की सीआरओ भी 10-12 हजार से कम नहीं आती, सेकंड हैंड सीआरओ भी 14-15 हजार की आती है। तो जो नई सीआरओ है और अच्छी क्वालिटी की सीआरओ है, अच्छी कंपनी की है, कह लीजिए कि किसी अच्छे ब्रांड की है, पैनासोनिक है, कैनवुड है, वो जनाब 35-40 या 50 हजार से कम की नहीं आनी। महंगा काम है। पोटेंशियोमीटर इन सबसे अच्छा, सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। क्यों? इसलिए नहीं कि इसकी रेजिस्टेंस इन्फिनिट है, इसलिए कि ये इन्फिनिट रेजिस्टेंस के बगैर ही रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है। इट डज नॉट ड्रा एनी करंट फ्रॉम द सर्किट। पोटेंशियोमीटर है, सॉरी, जो पोटेंशियोमीटर है, एक मिनट जरा टाई तंग कर रही है आज। जो पोटेंशियोमीटर है ये सर्किट से कोई भी करंट ड्रा नहीं करेगा। सबसे सस्ता
बड़ी आसानी से तैयार हो जाता है। अगर जो हमने प्रैक्टिकल में जो इस्तेमाल करना होता है ऑपरेटर्स पोटेंशियोमीटर के नाम से, वो इतना सस्ता नहीं, 700-800 का होता है, और ये डिजिटल वोल्ट मीटर भी इतने का मिल जाता है। और ये काफी बड़ा होता है पोटेंशियोमीटर, 100 सेंटीमीटर लंबा बोर्ड होता है, लेकिन वो चूंकि एक्सपेरिमेंट करने के लिए बनाया होता है इसलिए होता है, टेक्निकली इतना महंगा नहीं है, सबसे सस्ता है ये। तो पोटेंशियोमीटर सबसे बेहतर पोटेंशियल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि इसकी बुनियादी शर्त ही ये है, ये काम ही तब करता है जब ये सर्किट से करंट ड्रा करना बंद कर देता है। तो चूंकि ये सर्किट से कोई करंट ड्रा नहीं करता, इसलिए ये बहुत अच्छा पोटेंशियल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। इनफिनिट रेजिस्टेंस नहीं है, ना होने के बावजूद सही काम करता है, अच्छा काम करता है, इसलिए ये बेहतर है। अब हम पोटेंशियोमीटर को इस्तेमाल करते हैं कि ये कैसे पोटेंशियल मेजर करने में हमारी मदद करेगा। आपके सिलेबस में जो प्रैक्टिकल्स हैं उनमें एक प्रैक्टिकल जनाब स्लाइड वायर ब्रिज का है, नो रेजिस्टेंस मेजर करने का। 3 प्रैक्टिकल हैं पोटेंशियोमीटर के, जिसमें से 2 आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं हम। एक अननोन ईएमएफ मेजर करना, ईएमएफ कंपेयर करना, ये दोनों आज हम इंशाल्लाह कर लेंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल भी इससे मेजर करते हैं, वो हम करेंगे, फिर देख लेंगे। तो जनाब आली, तो अगर क्लासेस हमारी ऑनलाइन ही चलती रहती हैं थ्रू आउट द सेशन, तो इंशाल्लाह प्रैक्टिकल भी हम ऑनलाइन ही कर लेंगे। तो जनाब ये है जी, क्या है कि एक पोटेंशियोमीटर कैसे काम करता है। जनाब याली, एक पोटेंशियोमीटर में एक वेरिएबल रेजिस्टर इस्तेमाल होता है, जैसे रियोस्टेट था। ये जनाब बैटरी है, ईएमएफ है इसकी ई, और ये हम पिछली दफा जब हमने रियोस्टेट वाला टॉपिक डिस्कस किया था उसमें नेगेटिव टर्मिनल कॉमन रखा था, आज हम पॉजिटिव कॉमन रखने जा रहे हैं। आप चाहे तो नेगेटिव भी कॉमन रख सकते हैं, मसला नहीं है कोई। हम यहाँ ट्रेडिशन को, कन्वेंशन को फॉलो कर रहे हैं, आमतौर पे पॉजिटिव कॉमन रखा जाता है, कोई हर्ज नहीं है, नेगेटिव भी कॉमन रख लेते हैं, डिस्कस कर लेंगे। ये जनाब आली है स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, स्लाइडिंग टर्मिनल स्लाइड कर रहा है। तो जनाब नाम इनका आप रख लीजिए ए बी, और ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, स्लाइडिंग टर्मिनल है सी। जनाब आली आप ये देखें कि ओवरऑल रेजिस्टेंस है कैपिटल आर, ए और सी के दरमियान रेजिस्टेंस है जी स्मॉल आर। अब ए और सी के दरमियान पोटेंशियल कितना है, फार्मूला वही है जो हमने पढ़ा हुआ है रियोस्टेट वाले टॉपिक में, के स्मॉल आर ओवर कैपिटल आर इनटू जो बैटरी के वोल्टेज हैं, यानी कि ईएमएफ है, इज इक्वल टू वी। यहाँ पे वी पोटेंशियल है, आप यहाँ पे चाहें तो वोल्ट मीटर लगा के मेजर कर सकते हैं। जब आप इस सी को स्लाइड करेंगे तो ए और सी के दरमियान रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी। पिछली दफा हमने ऑपरेटर्स ऐसे करके रखा था, आज ऐसे कर लिया, एक ही बात है। उधर ये कॉमन लिया था, ये कॉमन लिया है, कोई मसला नहीं। इन दो के दरमियान रेजिस्टेंस जितनी है उसके मुताबिक बी और सी के दरमियान पोटेंशियल बनेगा, ए और सी के दरमियान रेजिस्टेंस जितनी है उसके मुताबिक ए और सी के दरमियान पोटेंशियल बनेगा। लो जनाब, ए और सी के दरमियान पोटेंशियल कितना है जी, ये आप मेजर कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब आप ये देखें कि सी को जब आप स्लाइड करेंगे तो ए और सी के दरमियान रेजिस्टेंस ज्यादा होती जाएगी, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस भी ज्यादा होता जाएगा। और जब आप स्लाइड करेंगे टुवर्ड्स ए, रेजिस्टेंस कम होती जाएगी तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कम होता जाएगा। चलो ठीक है, ये बात तो तय हो गई है, और राणा साहब भी मान गए थे इस बात को पिछले लेक्चर के बाद। हाँ जी जनाब आली, अब हम क्या करना चाहते हैं, हम अननोन ईएमएफ मेजर करना चाहते हैं इसकी मदद से। पहले तो हमने यहाँ वोल्ट मीटर लगा लिया, ए और सी के दरमियान वोल्टेज मेजर कर लिए। अब ये हमारा पोटेंशियोमीटर है, इसकी मदद से हम चाहते हैं कि एक सेल की ईएमएफ मेजर कर लें। इस वक्त मेरे पास कोई बड़ा सेल तो नहीं है, ये छोटे वाला सेल है, ये देख लीजिए, इस जैसा कोई भी हो सकता है। तो आप एक सेल की ईएमएफ मेजर करना चाहते हैं, इस ऑपरेटर्स की मदद से आप क्या करेंगे, जिस सेल की ईएमएफ आप बेटा जी मेजर करना चाहते हैं, मेजर करने जा रहे हैं, उसे यहां पे लगाएंगे ए, ऐसे करके इसकी ईएमएफ मेजर करना है। इसे अननोन ईएमएफ यानी कि ई एक्स का नाम दे लें। क्या नाम दे लें, ई एक्स का। ए और सी के दरमियान पोटेंशियल
EMF EX, पहले V लिखा था इसका नाम, वो यहाँ पे वोल्ट मीटर V लगाया था, अब हम इसका नाम रख रहे हैं EX। ओके जी ना, अभी मेजर करना हमने शुरू नहीं किया, अभी तो ऑपरेटर्स लगाना शुरू किया है। यहां पे लगाएंगे इस जगह पे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल और स्लाइडिंग टर्मिनल C के दरमियान हम लगाएंगे एक अदद गैल्वानोमीटर। ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, एक्सपेरिमेंट में ऐसा ही डिजाइन बनाएंगे हम। ये जनाबे वाली गैल्वानोमीटर लग गया जी। गैल्वानोमीटर के नीडल आमतौर पे बेटा की होगी दरमियान में 0 पे, करंट एक सिमत में होगा, डिफ्लेक्शन एक तरफ को, करंट की डायरेक्शन रिवर्स होगी तो डिफ्लेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी गैल्वानोमीटर की नीडल की। तो ये आपने गैल्वानोमीटर यहाँ पे लगा दिया। जनाब दो बातों का ख्याल रखना है इसमें जब आप ये ऑपरेटर्स लगा रहे हो। पहली बात, इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कॉमन होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर इसका नेगेटिव इधर है तो इसका भी नेगेटिव इधर होना चाहिए। ये ना हो कि इसका पॉजिटिव है और इसका नेगेटिव है, ऐसा कभी भी नहीं करना है, उससे जवाब सही नहीं निकलेगा, देख लीजिएगा, अभी डिस्कस करेंगे। दूसरा बात जिसका ध्यान रखना है वो क्या है, ये बैटरी बड़ी होनी चाहिए, ये बैटरी छोटी होनी चाहिए, तब जाके जवाब निकलेगा सही। वजह क्या है इसकी वो भी देख लेंगे। दोनों बैटरी बराबर हो तब जवाब सही निकल आएगा, लेकिन ये बड़ा रिस्क होगा अगर बिल्कुल बराबर है, कभी भी ये बैटरी अगर छोटी हो गई तो जवाब सही निकलेगा ही नहीं। इसलिए मेक इट श्योर कि ये बैटरी बड़ी है और ये छोटी है। हम इस बात को प्रैक्टिकल करते हुए यकीनी कैसे बनाते हैं कि यहाँ पे लगाते हैं 2 सेल और यहाँ पे लगाते हैं 1 सेल। 2 सेल जितने मर्जी माड़े हों, एक से तो ज्यादा ही EMF बन जाएगी। और ये नॉन EMF है, ये हम मालूम कर लेंगे किसी तरह से। आमतौर पर प्रैक्टिकल करते हुए हम डिजिटल वोल्ट मीटर से इसकी EMF मेजर कर लिया करते हैं ताकि जल्द आसानी से काम हो जाए। ठीक, लो जी, अब आप ये देखें कि फर्ज कर लें कि यहाँ पे 2 सेल लगे हुए हैं तो इनकी EMF है 3 वोल्ट चले, और ये 1 सेल है तो इसकी आमतौर पे जो 1 सेल है क्लॉक वाला सेल है ना, इसकी EMF 1.5 वोल्ट होती है। तो मैंने वही वैल्यू पूरी पूरी लिखी है। नया सेल हो तो 1.6 1.7 तक भी हो जाती है, पुराना हो गया 1.1 1.2 तक रहती है। हम पूरी पूरी फर्ज कर लेते हैं तो इसकी EMF है जी 1.5 वोल्ट। ठीक हो गया ना, ठीक है। अब आप ये देखें कि काम शुरू करने लगे, हम क्या करना है। आप बेटा ये देखें कि ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव है, ये वाला भी पॉजिटिव है, और इसको, इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को, ये जो आपके पास है वेरिएबल रेजिस्टर, इसका टर्मिनल A, और ये वाली बैटरी जिसकी EMF आपने मेजर करना है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल 1 2 3, ये तीनों आपने जोड़े हुए हैं, ये तीनों जुड़े हुए हैं, ये तीनों कनेक्टेड हैं। तो जब ये तीनों कनेक्टेड हैं तो इसका मतलब ये है कि इस ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट सेम पोटेंशियल पर है। क्या है? सेम पोटेंशियल पर। देखे ना, ठीक है, इसका पॉजिटिव पोटेंशियल ज्यादा है, इसका कम है, लेकिन जब जुड़े होंगे तो इधर से चार्ज कैरियर कुछ इधर को आएंगे, अगर इधर ज्यादा है तो इधर जाएंगे, थोड़ी देर के बाद लेवल हो जाएगा। एक जग में पानी ज्यादा है, दूसरे में कम है, दोनों को पाइप लगा के जोड़ दें, ज्यादा वाले से कम की तरफ जाएगा तो आहिस्ता आहिस्ता दोनों में लेवल बराबर हो जाएगा, फ्लो खत्म हो जाएगा, ये सेम लेवल पर आ जाएंगे। तो ये और ये जहां पे मैं ब्लू कलर से डॉट बनाता हूं, ये तीनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पर हैं। ये पक्की बात हो गई। ठीक, इसका मतलब है कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम पोटेंशियल पर हैं। अब ये वाला पॉइंट, ये जो स्लाइडिंग टर्मिनल जहां पे C है, ये वाला पॉइंट देखें, ये गैल्वेनोमीटर के एक सिरे पे लगा है, और गैल्वेनोमीटर के दूसरे सिरे वाला जो पॉइंट है, ये इस बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, ये, ठीक, ये इकट्ठे हैं, इकट्ठे ऐसे हैं कि ये जुड़े हुए हैं थ्रू द गैल्वेनोमीटर। अगर गैल्वेनोमीटर ना हो तो ये बिल्कुल जुड़े हुए हैं। अब दरमियान में गैल्वेनोमीटर है जो बताएगा कि करंट इधर से इधर को या इधर से इधर को करंट जा रहा है कि नहीं जा रहा। अगर फर्ज करें इधर से इधर को करंट आ रहा है, तब गैल्वेनोमीटर की नीडल में डिफ्लेक्शन इधर को होती है, होगी, और अगर करंट जा रहा है इधर से इधर को, तब गैल्वेनोमीटर की नीडल में डिफ्लेक्शन उधर को होगी। तो अगर तो ऐसा है कि इन दोनों में पोटेंशियल का फर्क है, ये भी नेगेटिव पोटेंशियल है और ये भी नेगेटिव पोटेंशियल है, ये और ये दोनों नेगेटिव पोटेंशियल हैं, लेकिन कौन सा नेगेटिव पोटेंशियल ज्यादा है?
एक ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल है, कम नेगेटिव पोटेंशियल है, मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस तो है ना। अगर इनके दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस है तो करंट फ्लो करेगा या इधर को या इधर को। ठीक, आप क्या करेंगे, आप पहले सी को यहां से स्लाइड करना शुरू करेंगे इधर को, ठीक है ना। आम जुबान में आप ये समझ लीजिए कि इसके मुकाबले में अगर तो ये पोटेंशियल कम है तो करंट जाएगा इधर को, और अगर इसके मुकाबले में ये वाला पोटेंशियल कम है तब करंट आएगा इधर को। आपने वो कंडीशन ढूंढना है जब ये बैलेंस हो जाए। बैलेंस होने का मतलब क्या है कि ना करंट इधर से इधर को आए ना इधर से इधर को आए, और वो कब होगा, जब ये वाले दो पॉइंट, यहां पे अब मैं रेड डॉट लगाता हूं, ये वाले दो पॉइंट ये सेम पोटेंशियल पे आ जाएं, ये सेम पोटेंशियल पर आ जाएं। ये सेम पोटेंशियल पर कैसे आएंगे, इसका पोटेंशियल तो फिक्स है, इसका पोटेंशियल चेंज हो रहा है बाय स्लाइडिंग इट ईदर टुवर्ड्स ए और टुवर्ड्स बी। सी का पोटेंशियल चेंज हो रहा है इसको स्लाइड करने से। हमने इसको स्लाइड कर करके वहां पे रोक देना है जहां पे इसका पोटेंशियल इसके बराबर हो जाए, और इस स्टेज पर गैल्वेनोमीटर से गुजरने वाला करंट जीरो हो जाएगा, ऑपरेटर्स बैलेंस हो जाएगा। हम इसे कहते हैं कि बैलेंस पॉइंट ढूंढ लीजिए। आपने क्या करना है, प्रैक्टिकली काम करने से पहले क्या करना है, जॉकी होगा ये आपके पास, ऐसे ना गैल्वेनोमीटर के साथ लंबी सारी तार लगा के ऐसे जॉकी लगाया होगा, पेन टाइप, आगे से इसके मेटल होगी, कलम जैसे कड़ी होती है, टक्के वाला मार्कर होता है वैसे होगा। तो जनाब आपने इसको पहले यहां पे टच करना है, फिर यहां पे टच करना है। एक तरफ टच करने से इसका पोटेंशियल कम होगा तो करंट इधर को जाएगा, गैल्वेनोमीटर की नीडल में डिफ्लेक्शन इधर को होगी। दूसरी तरफ टच करने से इसका पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा, करंट दूसरी तरफ को हो जाएगा। तो अगर तो इस वायर के, ये लंबी सारी तार इस्तेमाल करेंगे हम वेरिएबल रेजिस्टर के तौर पे, जिसके ऊपर जॉकी स्लाइड करेगा। तो अगर तो अपोजिट जगहों पे, अपोजिट टर्मिनल्स पे टच करने के नतीजे में गैल्वेनोमीटर की नीडल में डिफ्लेक्शन रिवर्स हो जाए तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब यह है कि आपका सर्किट सही है। अगर यहां टच करने से डिफ्लेक्शन और इधर टच करने से डिफ्लेक्शन रिवर्स होती है तो दरमियान में किसी जगह टच करने से डिफ्लेक्शन जीरो भी हो जाएगी। अगर यहां पे टच करने से डिफ्लेक्शन होती है गैल्वेनोमीटर की नीडल की राइट को, और यहां टच करने से भी हो जाती है राइट को, तो लेफ्ट को तो आई ही नहीं, तो बैलेंस भी नहीं होगी। आपने बैलेंस पॉइंट ढूंढना है, और ये कब पॉसिबल है, जब इसका और इसका पोटेंशियल सेम हो जाए। अगर ये नेगेटिव पोटेंशियल है तो यहां भी नेगेटिव पोटेंशियल ही होगा, तो भी सेम होगा। अगर आप ऐसा करें कि यहां पे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और इस बैटरी का नेगेटिव इधर कर दें, अब मुसीबत क्या होगी, इसका इस बैटरी का यहां पॉजिटिव टर्मिनल होगा। अब मैं जो बनाने लगा हूं ये गलत है, ऐसे नहीं बनाना, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आप ऐसे लगाएं, इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव अगर आप लगा दें, इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव टर्मिनल अगर आप लगा दें, तब मसला क्या होगा, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये हमेशा नेगेटिव रहेगा। नतीजा क्या होगा, करंट हमेशा एक ही सिमत में फ्लो करता रहेगा, करंट हमेशा एक ही सिमत में फ्लो करता रहेगा। तो गैल्वेनोमीटर की नीडल में डिफ्लेक्शन एक ही सिमत को होगी, उल्टी सिमत में रिवर्स डायरेक्शन में करंट होगा ही नहीं। नतीजा क्या होगा, बैलेंस पॉइंट आएगा ही नहीं। तो इसलिए एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव नहीं करना, टर्मिनल सेम रखने हैं, इसका पॉजिटिव है तो इसका भी पॉजिटिव, इसका नेगेटिव है तो इसका भी नेगेटिव। एक बात। दूसरा, तो इसको जरा ठीक कर लें। दूसरी बात कि हमने ये कहा था कि ये बैटरी बड़ी होनी चाहिए, ये छोटी होनी चाहिए। क्यों? इसका पोटेंशियल है 1.5 वोल्ट, इसका पोटेंशियल है 3 वोल्ट। इसका मतलब है कि सी को स्लाइड करने से ए और सी के दरमियान पोटेंशियल 0 से 3 तक जाता है। दरमियान में कहीं पे 1.5 आ जाएगा, ये भी 1.5 है, बराबर हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर की नीडल में डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगी। अगर इसका पोटेंशियल है 1.5 और इसका पोटेंशियल है 1, ये भी अभी ज्यादा है, सॉरी। अगर इसका पोटेंशियल है 1.5, इसका पोटेंशियल है 2, ये ज्यादा है ये कम है। जब ये कम है तो ए और सी के दरमियान पोटेंशियल ज्यादा से ज्यादा 1.5 होगा, तो मैक्सिमम तक स्लाइड करेंगे। इसका 1.5 होगा, इसका 2 है, तो इसका पोटेंशियल सेम होगा ही नहीं, तो करंट की सिमत फिर हमेशा एक ही तरफ को रहेगी, बैलेंस पॉइंट तो आएगा ही नहीं। तो ये काम भी ठीक
नहीं है। इन दो कामों से बचना है प्रैक्टिकल करते हुए, ये बात है। लो जी, अब क्या हुआ कि आपने बैलेंस पॉइंट ढूंढ लिया। ये वाले जो 2 पॉइंट थे इनका पोटेंशियल तो पहले ही सेम था। अब यहां से यहां तक करंट का फ्लो खत्म हो गया। सॉरी 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 फनी खराबी की वजह से नशरियात का सिलसिला थोड़ी देर के लिए खराब हुआ था, उसके लिए माजरत खा है। हाँ जी, तो जनाब अब इन दोनों का पोटेंशियल तो सेम था क्योंकि सेम टर्मिनल है, सेम पॉइंट है। इन दोनों का पोटेंशियल भी सेम हो गया। इसका मतलब है कि जो इसका पोटेंशियल वो इसका पोटेंशियल, जो इसका पोटेंशियल वो इसका पोटेंशियल। इसका मतलब है इसके और इसके दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस इसके और इसके दरमियान पोटेंशियल के डिफरेंस के बराबर है। जब बैलेंस पॉइंट आ जाएगा, जो इस बैटरी की ईएमएफ होगी, इस बैटरी की ईएमएफ ए सी के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है, ऐसे करके। तो जहां पे हमने ए सी के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस लिखा था वहां पे ई एक्स लिख दिया। अब ए और सी के दरमियान रेजिस्टेंस कितनी है, ये कैसे मेजर करें? टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, ये कैसे मेजर करें? हम रेजिस्टेंस मेजर करते ही नहीं लाला जी। क्यों? हम यह लंबी सारी वायर इस्तेमाल करते हैं, 400 सेंटीमीटर लंबी वायर हम इस्तेमाल करते हैं। 100 सेंटीमीटर के ऐसे करके ना, ऐसे करके ऐसे कर लेते हैं। हम इस वायर की लंबाई मेजर कर लेते हैं, लंबाई चेक कर लेते हैं, ऊपर स्केल लगा होता है, लंबाई हम चेक कर लेते हैं। उससे क्या फायदा होता है कि लेंथ और रेजिस्टेंस में डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर इस लेंथ के मुकाबले में ये लेंथ डबल है तो इस रेजिस्टेंस के मुकाबले में ये रेजिस्टेंस भी डबल होगी। तो इस लेंथ को हम कह लेते हैं स्मॉल एल और इस लेंथ को हम कह लेते हैं कैपिटल एल। तो रेजिस्टेंसेस की रेशो लेने की बजाय हम लंबाइयों की रेशो लेते हैं। कैपिटल एल ये मैक्सिमम लेंथ है, ये देख रहे हैं आपके मैक्सिमम लेंथ कितनी है। ईएमएफ ई हमने पहले मेजर की हुई है एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने से पहले। तो ये है बैलेंस लेंथ, जहां पे सी को स्लाइड करके जहां पे गैल्वानोमीटर से गुजरने वाला करंट 0 हो गया, ये वो पॉइंट है। बस बैलेंस पॉइंट मालूम करेंगे, बैलेंस लेंथ मालूम करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, अननोन ईएमएफ मेजर हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। देखिए इसकी रेजिस्टेंस इनफिनिट नहीं है, वही जो मैंगनन वायर है वही यहाँ पे इस्तेमाल होगी जो रियोस्टेट में है। ठीक है जी, वही यहाँ पे इस्तेमाल होनी है। तो रेजिस्टेंस तो इनफिनिट नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वेरी एक्यूरेटली काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये जब हम मेजरमेंट ले रहे हैं, जिस वक्त मेजरमेंट ली जा रही है उस वक्त सर्किट से कोई भी करंट ड्रा नहीं कर रहा। करंट गुजरने वाला करंट 0 हो गया है, सेम पोटेंशियल पे आ गए हैं। सेम पोटेंशियल मतलब नो करंट, पोटेंशियल के डिफरेंस के नतीजे में करंट होता है, इसलिए ये वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट है, बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। ठीक नहीं जी? लो जी, हमने अननोन ईएमएफ मेजर कर ली। अब दूसरा काम क्या होगा? कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट ईएमएफ्स। दो सेल्स की ईएमएफ कंपेयर करेंगे, बड़ा आसान काम है। क्या करें? पहले एक सेल लगाएं, इसकी ईएमएफ E1 कह लीजिए, बैलेंस लेंथ मालूम कर लें L1। तो E1 इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है, L1 ओवर L इंटू ई है वो मेन बैटरी की ईएमएफ। ठीक, अब क्या करें? यहां से एक सेल निकाल लें, कनेक्शन कट ऑफ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ होल्डर में सेल लगा होता है, होल्डर से सेल निकाल लें, दूसरा लगा दें, दूसरे सेल की ईएमएफ है E2। तो अब जो बैलेंस लेंथ आएगी, थोड़ा बहुत घाटा वाटा करके अगर दोनों की ईएमएफ बराबर है तो बैलेंस लेंथ भी बराबर आएगी। ईएमएफ में थोड़ा बहुत फर्क है, बैलेंस लेंथ में फर्क आ जाएगा। नई बैलेंस लेंथ है L2, तो E2 इज इक्वल टू L2 ओवर L इंटू ई। लो जी, ठीक हो गया जनाब। तो जनाब ये दोनों को एक दूसरे पे डिवाइड कीजिए, E1 ओवर E2 इज इक्वल टू L1 ओवर L इंटू ई ओवर L2 ओवर L इंटू ई से ई बटा L। लो जी, जो ईएमएफ की रेशो है वही बैलेंस लेंथ की रेशो है। ओके जी, ईएमएफ कंपेयर हो गई, बैलेंस लेंथ कंपेयर करके। तो बेटा जी गैल्वानोमीटर, जॉकी, पोटेंशियोमीटर, ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं
ये लेक्चर की रिकॉर्डिंग के दौरान मैंने जानबूझ के नहीं आपको दिखाए कि रिकॉर्डिंग का टाइम और एक्सटेंड हो जाएगा, इसकी बजाय हमने प्रैक्टिकल करने हैं इंशाल्लाह। तो प्रैक्टिकल की डिमॉन्स्ट्रेशन थोड़े ही दिनों में हम शुरू कर लेंगे। वो प्रैक्टिकल परफॉर्म करके डिमॉन्स्ट्रेशन की वीडियो बना के अपरेटस के ला को दिखा के समझा के वो वीडियोस अलग सेक्शन में हम शेयर किया करेंगे, वो भी आपको मिल जाया करेंगी। तो जनाब देखें इसको, कोई मसला है तो डिस्कस कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस।